नमस्कार बच्चों, आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 का 5वां पाठ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, इसके लेखक है अरविंद कुमार सिंह। ये एक निबंध है। आज हम इस पाठ के प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले हम इस पाठ के कठिन शब्दों को देखेंगे। अजीबोगरीब, इसका अर्थ होगा अनोखा। प्रशस्ति पत्र, प्रशंसा पत्र। SMS को हम कह सकते हैं लघु संदेश सेवा। मुस्तैद अर्थात तत्पर। सिलसिला, आरंभ होना या रास्ता खुलना। दस्तावेज, प्रमाण संबंधी कागजात या प्रमाण पत्र। अहमियत, महत्व। गुडविल, सुनाम या अच्छी छवि। हरकारा, हरकारा किसे कहते हैं? हरकारा वह होता है दूत कहलाता है। डाकिया या संदेश पहुंचाने वाला, उसे हम क्या कहते हैं? हरकारा कहते हैं। हैसियत, दर्जा। हैसियत अर्थात दर्जा। आलीशान, शानदार। आवाजाही अर्थात आना जाना। तह तक अर्थात गहराई तक। ढाणी, ढाणी का अर्थ होता है अस्थायी निवास अर्थात कच्चे मकानों की बस्ती जो गांव से कुछ दूरी पर बनी होती है उसे ढाणी कहते हैं, जो गांव से थोड़ी दूरी पर ही बनी होती है। अब हम देखेंगे प्रश्न अभ्यास। तो पहला प्रश्न है पाठ से, पत्र जैसा संतोष फ़ोन या SMS का संदेश क्यों नहीं दे सकता? अर्थात पत्र जैसा संतोष फ़ोन या SMS का संदेश क्यों नहीं दे सकता? तो उत्तर इस प्रकार है बच्चों कि पत्रों का अपना अलग महत्व है। पत्रों का अपना अलग महत्व है। पत्रों द्वारा हम अपने मनोभावों को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन फ़ोन SMS द्वारा केवल कामकाजी बातों को संक्षिप्त रूप से व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों को हम अपने सगे संबंधियों की धरोहर के रूप में भी सहेज कर रख सकते हैं, परंतु फ़ोन या SMS को हम सहेज कर नहीं रख सकते। पत्रों से आत्मीयता झलकती है, अपनापन झलकता है। इन्हें अनुसंधान का विषय भी बनाया जा सकता है। ये कई किताबों का आधार है। क्या? पत्रों के आधार पर कई किताबों का निर्माण किया गया है। दूसरा प्रश्न है, पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़िद, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए कि ये शब्द किस भाषा में बोले जाते हैं। पत्र के अलग अलग नाम। तो देखिए बच्चों, उत्तर है पत्र को उर्दू में हम खत कहते हैं, कन्नड़ भाषा में कागज कहते हैं, तेलुगु में उत्तरम कहा जाता है, तेलुगु में इसे जाबू भी कहते हैं और तेलुगु में पत्र को लेख भी कहते हैं। तमिल भाषा में पत्र को कड़िद कहा जाता है, हिंदी भाषा में पाती कहा जाता है और हिंदी में इसे हम चिट्ठी भी कहते हैं, लेकिन संस्कृत में इसे हम पत्र कहते हैं। तीसरा प्रश्न है बच्चों, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए, लिखिए। पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए लिखिए। तो उत्तर इस प्रकार है बच्चों, पत्र लेखन की कला को विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य कई देशों में भी प्रयास किए गए कि विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का कार्यक्रम सन 1972 से शुरू किया गया। सन 1972 से शुरू किया गया। चौथा प्रश्न है, पत्र धरोहर हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? धरोहर, लेकिन SMS क्यों नहीं? तर्क सहित अपना उत्तर या अपना विचार लिखिए। तो उत्तर इस प्रकार है बच्चों, पत्र लिखित रूप में होते हैं, पत्रों को लोग सहेज कर रखते हैं, परंतु SMS को जल्द ही भुला दिया जाता है। SMS को मोबाइल में सहेज कर रखने की क्षमता ज़्यादा समय तक नहीं होती, परंतु पत्रों के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं होती है।
हम जितने चाहे उतने पत्रों को धरोहर के रूप में समेटकर रख सकते हैं। दुनिया के तमाम संग्रहालयों में जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। पत्र देश काल समाज को जानने का असली साधन है। देश काल और समाज को जानने का असली साधन क्या है? तो वो क्या है? पत्र है, चिट्ठी है, उत्तरम, अर्थात सभी नाम एक ही है, जिसे हम चिट्ठी भी कहते हैं, पत्र भी कहते हैं, उत्तरम भी कहते हैं इत्यादि। अब हम आते हैं 5वें क्वेश्चन पर। क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है कि प्रत्येक वस्तु का अपना एक अलग महत्व होता है। उसी प्रकार आज तकनीकी की दुनिया में भी चिट्ठियों की जगह कोई नहीं ले सकता। पत्र के लेखन एक साहित्यिक कला है, परंतु फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल जैसे तकनीकी माध्यम केवल कामकाज के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। आज ये आवश्यकता में आते हैं, फिर भी ये पत्र का स्थान नहीं ले सकते। अगला क्वेश्चन पार्ट से आगे। किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बेरंग भेजने पर कौन कौन सी कठिनाइयाँ आ सकती है, पता कीजिए। किसी के लिए हम लिफाफे पर बिना टिकट के अगर कोई पत्र लिखकर भेजते हैं बेरंग, तो वो कौन कौन सी कठिनाई आ सकती है, आप पता कीजिए। तो उत्तर इस प्रकार है बच्चों। सही पता न लिखकर पत्र भेजने पर पत्र को पाने वाले व्यक्ति को टिकट की धनराशि जुर्माने के रूप में देनी होगी, तभी उसे पत्र दिया जाएगा, अन्यथा पत्र वापस चला जाएगा। पत्र उसे कब दिया जाएगा? जब प्राप्तकर्ता उस पत्र के टिकट के पैसे जमा करा देगा, तब उसे पत्र प्राप्त होगा, वरना पत्र को वापस भेज दिया जाता है। अगला प्रश्न है, पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है, कैसे? जो पिन कोड हम लिखते हैं वह भी संख्याओं में लिखा गया एक क्या है? पता है। कैसे है वो पता? तो उत्तर इस प्रकार है। पिन कोड का पूरा रूप है। पिन कोड को हम फुल फॉर्म क्या है? पोस्टल इंडेक्स नंबर। यह 6 अंकों का होता है। हर एक का खास स्थानीय अर्थ होता है, जैसे राज्य, उपक्षेत्र, संबंधित डाकघर। पहला अंक राज्य, दूसरा अंक उपक्षेत्र, दूसरा और तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा अंक डाकघर का होता है। इसके साथ व्यक्ति का नाम और नंबर आदि भी लिखना पड़ता है। पिन कोड किसी खास क्षेत्र को संबोधित करता है कि यह पत्र किस राज्य के किस क्षेत्र का है। इसके अंकों में शहर का संकेत होता है, इसलिए पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक क्या है? पता होता है या पता है। तीसरा प्रश्न है, ऐसा क्यों होता था कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे? ऐसा क्यों होता था? तो उत्तर इस प्रकार है। महात्मा गांधी अपने समय के सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति थे। वे ज़्यादातर देश भ्रमण पर थे, इसलिए पत्र लिखने वाला इंडिया लिखकर पत्र भेजता था। गांधी जी देश के किस भाग में रह रहे हैं यह देशवासियों को पता रहता था, अतः उनको पत्र अवश्य मिल जाता था। अब हम आते हैं भाषा की बात पर। भाषा की बात में पहला प्रश्न है, किसी प्रयोजन विशेष से संबंधित शब्दों के साथ पत्र शब्द जोड़ने से कुछ नए शब्द बनते हैं, जैसे प्रशस्ति पत्र, समाचार पत्र। आप भी पत्र के योग से बनने वाले 10 शब्द लिखेंगे, तो वो 10 शब्द आप इस प्रकार लिख सकते हो। उत्तर इस प्रकार है, साहित्यिक पत्र, मासिक पत्र, 6 मासिक पत्र, वार्षिक पत्र, दैनिक पत्र, साप्ताहिक पत्र, पाक्षिक पत्र, प्रेम पत्र, सरकारी पत्र, प्रार्थना पत्र, त्याग पत्र, नियुक्ति पत्र, मान पत्र, बधाई पत्र और संधि पत्र और निमंत्रण पत्र। ये सभी क्या है? पत्र के
संयोग से बने हैं, शब्द पत्र शब्द जोड़ने से बने हैं। दूसरा प्रश्न है भाषा की बात से कि व्यापारिक शब्द व्यापार के साथ हम एक प्रत्यय के योग से बना है। जब हम व्यापार में एक प्रत्यय लगाते हैं तो उससे क्या बनता है, व्यापारिक। तो इस एक प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों को अपनी पाठ्य पुस्तक से खोजकर लिखिए। तो अपने पाठ्य पुस्तक से एक प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों को हमें छांटना है। तो उत्तर इस प्रकार है, व्यावसायिक, इसमें भी एक प्रत्यय है, साहित्यिक, सांस्कृतिक, दैनिक, प्राकृतिक, जैविक, प्रारंभिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, स्वाभाविक, आर्थिक, माध्यमिक, पारिश्रमिक और बढ़ाओगे तो आरंभिक। इस प्रकार हम तीसरे प्रश्न पर आते हैं। तीसरा प्रश्न है, दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं, जब जहाँ दो स्वरों का क्या होता है, मेल होता है, जुड़ते हैं, योग होता है। जैसे हम देखेंगे रविंद्र का संधि विच्छेद होगा रवि प्लस इंद्र। तो इस संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण प्लस दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, ये दोनों क्या है, स्वर है। तो इन दोनों के योग से क्या बनेगा, ई बनेगी। ई प्लस ई बराबर ई हुई। इसे दीर्घ संधि हम कहते हैं। दीर्घ स्वर संधि के और उदाहरण खोजकर लिखिए। अब हमें दीर्घ स्वर संधि के और उदाहरण ढूंढने हैं। तो मुख्य रूप से स्वर संधियाँ 4 प्रकार की मानी गई है, दीर्घ, वृद्धि, यण और गुण संधि। ह्रस्व या दीर्घ, ई के बाद ह्रस्व या दीर्घ और ई आ जाए तो ये आपस में मिलकर क्रमशः दीर्घ आ ई ऊ हो जाते हैं, अर्थात स्वर का बड़ा रूप आता है। इसी कारण इस संधि को दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे संग्रह, आलय, संग्रह प्लस आलय अर्थात संग्रहालय, महा प्लस आत्मा, महात्मा। इस प्रकार के कम से कम 10 उदाहरण खोज कर लिखेंगे और अपनी टीचर से भी आप क्लास में पूछ सकते हैं। तो उत्तर इस प्रकार होगा बच्चों, उत्तर इस प्रकार है। जैसे कि पहला है विद्यालय, तो विद्याधन आलय। तो इसमें पहले शब्द का अंतिम वर्ण, इससे हम क्या निकालेंगे, आ स्वर निकालेंगे और दूसरे से आलय का आ हो जाएगा। तो दोनों आ बराबर आ ही होगा। तो यहाँ पर विद्यालय होगा। संग्रहालय, संग्रह प्लस आलय। तो इन दोनों में से स्वर निकालेंगे, दोनों से पहले का अंतिम वर्ण और दूसरे वाले का प्रथम। तो दोनों से निकालेंगे स्वर को। तो एक में है से और है, ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं, बड़ा आ बन जाएंगे। तो संग्रहालय हो जाएगा। हिमालय का संधि विच्छेद होगा हिम प्लस आलय। इसी प्रकार भोजनालय का भोजन प्लस आलय। रविंद्र का होगा रवि प्लस इंद्र। अनुमति, अनु प्लस मति। गुरुपदेश, गुरु प्लस उपदेश। सदा प्लस एव सदैव, सदा प्लस एव सदैव। सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। सु प्लस इच्छा स्वेच्छा। ये सभी संधि विच्छेद आपने देखे, तो ये सभी किसके उदाहरण हैं, दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। तो बच्चों, आप सभी ने आज इस पाठ के प्रश्नों को देखा। आशा करता हूँ सभी को इस पाठ के प्रश्नों का हल समझ में आ गया होगा। अब आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।